हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल जीसीए। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी के बारे में। पिछली क्लास में हम लोगों ने कंसिडरेशन तक कंप्लीट किया था एंड दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं कि कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो उसको हम लोग कैसे करके लिखेंगे। सबसे पहले तो आपको ये बात याद रखना है कि वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन 10 में, जहाँ पर ये पढ़ा था कि जो पार्टीज़ होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के उनका कॉम्पिटेंट होना अनिवार्य है। कॉम्पिटेंट का मतलब योग्य होना अनिवार्य है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट करने योग्य हैं या नहीं है। अब कॉन्ट्रैक्ट करने योग्य कौन होते हैं, इसके लिए आपको एक अलग से सेक्शन 11 है वो पढ़ना होगा, जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो एज ऑफ मेजॉरिटी में है, जो साउंड माइंड के हैं और जिसको लॉ ने प्रोहिबिट नहीं कर रखा है, केवल वही लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो अगर आपके एग्ज़ाम में कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आपको ये सारे जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है वो आप लिख दीजिएगा एंड देन आपको एक्सप्लेन करना होगा सबके बारे में। जैसे कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो एज ऑफ मेजॉरिटी में आते हैं और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो एज ऑफ मेजॉरिटी में नहीं आते, मतलब जो माइनर हैं उनके बारे में लिखना है। साउंड माइंड की डेफिनेशन क्या है, कौन से लोग साउंड माइंड में इंक्लूड हैं और कौन से लोग एक्सक्लूड हैं, इनके बारे में लिखना होगा। और कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जो लॉ के द्वारा डिसक्वालीफाइड हैं कॉन्ट्रैक्ट करने से, मतलब वो लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को लिखने के बाद आपका कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी पे जो है आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें कि कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर, यानी कि माइनर के केस में कॉन्ट्रैक्ट अगर होता है तो क्या होगा, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि 2 एज गिवन है और एक अलग लॉ का भी रेफरेंस आपको देना पड़ेगा, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 का, जहाँ पे माइनर की 2 एजें गिवन है। जो 18 साल से कम के हैं वो भी माइनर हैं और जो 21 साल से कम के हैं वो भी माइनर हैं। तो इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद अगर कोई माइनर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसकी क्या वैलिडिटी होगी, इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर मैं केवल वही पॉइंट्स दे रहा हूँ जो मुझे थोड़ा ईजी लगा। अलग अलग बुक में या फिर 10 ईयर्स में थोड़े से बहुत अलग अलग पॉइंट्स हैं, बट मैंने यहाँ पे वो पॉइंट्स सब निकाल के लिखे हैं जो ईजी लगे मुझे। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। वैसे एटलीस्ट इस पर कम से कम 6-7 पॉइंट आप ज़रूर याद रखिएगा। जैसे अगर कोई माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो एब्सोल्युटली वॉइड है, मतलब शुरू से ही। और इसमें आपको एक केस लॉ भी ध्यान रखना है, मोहरी बीवी का केस लॉ है, तो वो आपको बड़ी आसानी से बुक में मिल जाएगा, वो भी आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद रेटिफाई नहीं कर सकता माइनर का कॉन्ट्रैक्ट और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए भी नहीं होता। लेकिन अगर माइनर पार्टनर की बात करें तो वो आपने जो अकाउंट में पढ़ा था उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर एजेंट की बात करें तो माइनर एजेंट बन सकता है, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। माइनर शेयर होल्डर बन सकता है इन द नेम ऑफ देयर पेरेंट्स, तो इसको भी आप थोड़ा सा हल्का हल्का, मतलब सबके बारे में हल्का हल्का सा आप क्या करेंगे 10 ईयर में पढ़ लेंगे तो आपका अच्छा खासा आंसर बन जाएगा। या फिर आप एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं एग्ज़ाम में। मैं बस इस वीडियो के जरिए आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि कैसे आप छोटे छोटे पॉइंट्स को याद करके एग्ज़ाम में इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्क्रीन पे जो अभी आपको दिख रहा है इसको तो एटलीस्ट आप याद कर लीजिए और फिर आप अपने वर्ड में इनको क्या कीजिए एग्ज़ाम में एक्सप्लेन कर सकते हैं बड़े आसानी से। जैसे देखिए, मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट एक माइनर नहीं कर सकता। उसके बाद सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट जनरली माइनर नहीं कर सकता। अप्रेंटिस का कॉन्ट्रैक्ट माइनर कर सकता है। अब देखिए, कॉन्ट्रैक्ट विथ अनसाउंड माइंड, मतलब अनसाउंड माइंड का मतलब जो पागल है, लुनेटिक जिसको जैसे कहते हैं, तो इनके केस में क्या होगा। तो आपको थोड़ा सा सेक्शन 12 का रेफरेंस देना है यहाँ पर कि साउंड माइंड की परिभाषा क्या है। तो अ पर्सन इज सेड टू बी साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, कि जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था तब वो कॉन्ट्रैक्ट को समझ रहा था और कॉन्ट्रैक्ट का आकलन भी कर रहा था और कॉन्ट्रैक्ट से उसको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा ये उसको अच्छे से पता था। तो इसको हम लोग बोलेंगे साउंड माइंड। मतलब एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई भी बंदा कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से समझता है, इसको उसको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा ये भी वो समझ रहा है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे साउंड माइंड। और जो एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बातों को नहीं समझ पाता या रैशनल डिसीजन नहीं ले पाता, उसको उन्होंने अनसाउंड माइंड का डेफिनेशन में डाल रखा है। आप बस इतनी पॉइंट को याद रखें और उसी को आप एग्जाम में लिख भी सकते हैं। अगर हम लोग बात करें कि कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जिसको लॉ ने डिस्क्वालीफाइड कर रखा है, तो सबसे पहले तो एलियन एनिमी, मतलब अगर किसी देश के साथ हमारी लड़ाई चल रही है तो उस कंट्री के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। प्रिविलेज पर्सन,
का ये मतलब होता है जैसे विदेश के कोई राजदूत हो गए या प्रेसिडेंट हो गए या प्रधानमंत्री हो गए, वो अगर हमारी कंट्री में आते हैं घूमने फिरने के लिए या कुछ भी ऐसे काम में, तो वो कांटेक्ट नहीं कर सकते। कन्विक्टेड पर्सन कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं और इंसॉल्वेंट पर्सन भी कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इन चारों पॉइंट्स को आप बहुत आसानी से याद भी कर सकते हैं और एग्ज़ाम में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैंने बस आपको इस वीडियो से एक आइडिया दिया कि इस पे अगर कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी पे क्वेश्चन आता है तो उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो आज की हम लोग इस वीडियो में इतना ही करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।